आइए क्वेश्चन नंबर 7. Hello everyone. So welcome back to 8th lecture of vectors, and today we are going to solve the remaining questions of exercise 5.4, and I have already taught all the concepts which are required for this remaining exercise. So you can watch this. You can watch that in the previous lecture, which was lecture number 7 of vectors. ठीक है. So today we are going to solve from question number 7 to question number 18. So this is the question. Here you can see that अब यहाँ पे आप देख सकते हो a बार आपको दिया i कैप माइनस 2j कैप और 3k कैप, b बार आपको दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड c कैप इज गिवन, c कैप दिया है आपको i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड यू हैव टू वेरीफाई a बार क्रॉस b बार प्लस c बार वेदर इक्वल टू a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार और नॉट. वेरीफाई जब भी आए तो आप श्योर मत रहना, उस केस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो बेसिकली हम देख सकते हैं ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. लेफ्ट राइट जो भी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ठीक है, लेफ्ट है वैसे, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये होता है, तो हमें तो पता है होता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए जो ना होता हो, तो उसमें वेरीफाई लिखा रहे तो ऐसा मत मान लेना कि इक्वल आएगा ही. अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं होता है. सो देयरफॉर लिख देना दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. ठीक है, ओके. तो सॉल्व करते हैं, करना कुछ नहीं है, बी बार प्लस सी बार बनाना है, उसका ए के साथ क्रॉस करना है, ए का बी के साथ करना है, ए का सी के साथ करना है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बी बार प्लस सी बार बना लेता हूँ. तो बी बार प्लस सी बार बनाने के लिए मुझे वेक्टर बी वेक्टर सी जोड़ना होगा. तो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. 4i कैप में i कैप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5i कैप, माइनस 3j कैप में माइनस j कैप तो माइनस 4j कैप, k कैप में 2k कैप तो 3k कैप. ओके, अब इसका क्रॉस कर दो a से. तो क्रॉस कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से. तो a बार क्रॉस b बार प्लस c बार मैं कैसे करूंगा, डिटर्मिनेंट से. डिटर्मिनेंट बनाया, यहाँ पे i j k आया जो कि हमेशा ही आता है. यहाँ पे आएगा a वेक्टर का एलिमेंट जो कि 1 माइनस 2 3, तो यहाँ पे आया 1 माइनस 2 3. यहाँ पे आएगा b बार प्लस c बार का एलिमेंट जो कि 5 माइनस 4 3 है, तो 5 माइनस 4 3. ओपन करते हैं तो ये i कैप माइनस 2 3 जा माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 जा माइनस 12, तो ये माइनस 12. ठीक है, ओके. माइनस j कैप के साथ ओपन करो, 1 3 जा 3 माइनस 5 3 जा 15, प्लस k कैप के साथ ओपन करो, 1 माइनस 4 जा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 10. तो सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ गया i कैप माइनस 6 प्लस 12 माइनस j कैप माइनस 12 प्लस k कैप 6. ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 6k कैप. इसको दे दो नंबर 1. ठीक है, ये आपने निकाल लिया a बार क्रॉस b बार प्लस c बार. ठीक है, ठीक है. नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं a बार क्रॉस b बार. तो हम लोग a बार क्रॉस b बार निकालते हैं, तो इसके लिए भी डिटर्मिनेंट ही बनेगा. तो ये डिटर्मिनेंट में आ गया i j k. यहाँ पे a बार हो गया 1 माइनस 2 3, नीचे आएगा b बार विच विल बी 4 माइनस 3 1. तो ये i कैप ले लो बाहर, 2 माइनस 2 1 जा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस j कैप 1 1 जा 1 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस k कैप 1 माइनस 3 जा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8, तो माइनस 3 प्लस 8. तो आपका फाइनल आंसर आ गया 7i कैप प्लस 11j कैप प्लस 5k कैप. तो ये आपका a बार क्रॉस b बार आया है. ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं a बार क्रॉस c बार. a बार क्रॉस c बार क्या आएगा, ऊपर तो i j k ही रहेगा. ठीक है, a बार का कंपोनेंट 1 माइनस 2 3 और c का कंपोनेंट 1 माइनस 1 2. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, i कैप बाहर. ठीक है, i कैप बाहर, अंदर माइनस 2 2 जा माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये समझ रहे हो ना, एक माइनस ऑलरेडी आएगा और एक माइनस यहाँ से आया तो प्लस हो गया. माइनस j कैप. ठीक है, यहाँ पे आया j कैप 1 2 जा 2 1 3 जा 3 प्लस k कैप 1 माइनस 1 जा माइनस 1 1 माइनस 2 जा माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो गया. समझ गया ना कैसे प्लस 2 हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, अब आप बोलोगे इतना फटाफट कैसे लिख दिया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए. तो मैंने बोला 7 माइनस 1 करेंगे तभी 6 आएगा, तो इसका मतलब ये माइनस 1 होना चाहिए. 11 प्लस 1 करेंगे तभी 12 आएगा, इसका मतलब ये 1 होना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारे हैक्स मैं यूज करता हूँ पढ़ाते समय, ऐसी थोड़ी तेज पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार निकाल लेते हैं. तो a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार. तो a बार क्रॉस b बार क्या है, 7i कैप प्लस 11j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, अब इसमें आप ऐड कर रहे हो माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप को. 7i कैप में से i कैप जाएगा तो 6i कैप आएगा, 11 प्लस 1 होगा तो 12j कैप आएगा, 5 में 1 होगा तो 6k कैप आएगा. ये हो गया नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 जो a बार क्रॉस
बी बार प्लस सी बार आया है वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो इसमें आपको बोला है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर ये हैं, मतलब आपको एडजेसेंट साइड का वेक्टर दे ही दिया और एरिया पूछ लिया है, तो क्रॉस कर दो इनका और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही हो गया एरिया। तो ए बार क्रॉस बी बार निकालो, ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा, ऊपर आई जे के, नीचे ए के कंपोनेंट्स विच इज 2 - 2 1, इसके नीचे बी के कंपोनेंट्स 1 - 3 - 3, तो ये हो गया आई कैप -2 - 3 जा +6 माइनस 1 - 3 जा -3 माइनस जे कैप 2 - 3 जा -6 1 1 जा 1 प्लस के कैप 2 - 3 जा -6 माइनस 1 - 2 जा -2। ठीक है, ठीक है, तो आपका 6 + 3 ये आ गया 9 आई कैप -6 - 1 -7 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +7 जे कैप -6 + 2 ये हो गया -4 के कैप, तो ये हो गया ए बार क्रॉस बी बार। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही इसका एरिया हो जाएगा। तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड आएगा 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 16। ठीक है, 16, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 146। राइट, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू √146 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए ना कैसे करते हैं, ये तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में ही समझ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को रिजॉल्व कैसे करते हैं। राइट, क्रॉस करके मैग्नीट्यूड ले लो, वही हो गया इसका एरिया। अगर ये ट्रायंगल बोलता तो हाफ कर देते हम, बस हाफ करके साफ कर देते, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते फिलहाल। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 इसी का एप्लीकेशन है, मतलब इसमें आप ये चीज प्रूफ करो यार, हाँ टेक्स्ट बुक में क्वाड्रिलेटरल दिया उसको पैरेललोग्राम कर लेना, वरना ढूंढते रह जाओगे जिंदगी भर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम कर लेना। तो इसमें बोला है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसमें आपको ये बोल रहा है कि इसका जो एरिया है ना, अगर हम डायगोनल को लेके निकाले, एडजेसेंट साइड को लेके निकालते हैं तो AB क्रॉस AD आता है, लेकिन इसमें बोल रहा है अगर डायगोनल को लेके निकालें तो उनका क्रॉस करके आधा करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये एरिया तुम प्रूफ करो। तो AC क्रॉस BD। ठीक है, ओके, तो ये हमने बना लिया अपने एरोस ABCDA। ओके ओके, तो डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए ना यार, डायरेक्शन तो सेम रहनी चाहिए। हाँ, तो ये हो गया ऐसा और ये भी हो गया ऐसा। ओके, तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें AC क्रॉस BD कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया AC क्रॉस BD की वैल्यू क्या है, पहले वो तो पता चले। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद क्या करो, इसमें ट्रायंगल लॉ लगा के पहले डायगोनल की वैल्यू निकालो, डायगोनल्स की वैल्यू निकालो, AC बार की वैल्यू निकालो, BD बार की वैल्यू निकालो, उसके बाद उसका क्रॉस करके देखो कि क्या आ रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो AC बार की वैल्यू क्या आएगी, देखो ट्रायंगल ABC में, देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, वैसे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो लेकिन ठीक है, ABD बाय ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें कौन किसका पीछा कर रहा है, AB BC का पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। ठीक है, तो AC बार की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब BD बार की वैल्यू कैसे आएगी, कौन किसका पीछा कर रहा है, AB BD का पीछा कर रहा है, तो AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा AD बार। तो हमें क्या चाहिए, हमें BD बार चाहिए ना, तो BD बार आ जाएगा AD बार माइनस AB बार। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस करना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ में उसी की जरूरत है ना। सो कंसीडर AC बार क्रॉस BD बार, AC बार क्रॉस BD बार। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा AC मतलब AB बार प्लस BC बार क्रॉस AD बार माइनस AB बार। तो इसको भी वैसे ही क्रॉस करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 1 में हमने A बार प्लस B बार और A बार माइनस B बार का क्रॉस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो वाला। ठीक है, तो AB बार को लेके पहले ओपन करेंगे, तो AB बार को पहले मल्टीप्लाई करोगे AD बार माइनस AB बार से, और फिर उसके बाद BC बार को मल्टीप्लाई करोगे किससे, AD बार माइनस AB बार से, मतलब मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस करोगे, तो AB बार क्रॉस AD बार होगा। ठीक है, फिर माइनस AB बार क्रॉस AB बार होगा। ठीक है, फिर प्लस BC बार क्रॉस AD बार होगा, फिर माइनस BC बार क्रॉस AB बार होगा। ठीक है, तो AB बार क्रॉस AD बार
ए बी बार क्रॉस ए डी बार, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो ए बी बार क्रॉस ए डी बार ऐसे ही रहने दो, माइनस ए बी बार क्रॉस ए बी बार, ये तो जीरो हो जाएगा, खुद का खुद ही से हो रहा है। ठीक है, अब देखो बी सी बार क्रॉस ए डी बार में हम लोग बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं। अरे भैया जो बी सी वेक्टर है वो ए डी वेक्टर के इक्वल होगा क्या? होगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें बी सी की जगह मैं ए डी लिख देता हूँ, तो बी सी बार की जगह मैंने लिख दिया ए डी बार, तो ए डी बार क्रॉस ए डी बार हो गया, मतलब ये भी अब जीरो होने वाला है। माइनस बी सी बार की जगह मैं, ठीक है, बी सी बार की जगह अगेन मैं ए डी बार लिख सकता हूँ, तो ये हो गया माइनस ए डी बार क्रॉस ए बी बार, तो मैंने बी सी की जगह अब ए बी कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन अब कई बार देख चुके हो, राइट, जिनमें ऐसा होता है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चोरी की है। तो हमने पहली चोरी की ए बी बार क्रॉस ए बी बार को जीरो करके, ठीक है, ये हमारी पहली चोरी। और दूसरी चोरी हमने बी सी बार को इक्वल कर दिया ए डी बार के। ठीक है, ओके, तो ये दो चोरियां हमने की, हमने अपना गुनाह कबूल किया वहां पे। ओके, तो ये ए बी बार क्रॉस ए डी बार हो गया, प्लस ये भी जीरो हो गया, माइनस इस माइनस ए डी बार क्रॉस ए बी बार को अगर मैं सीधा करूं, माइनस बी बार क्रॉस ए बार को जब हम सीधा करते तो उसको प्लस ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं। तो बेसिकली माइनस ए डी बार क्रॉस ए बी बार को जब मैं सीधा करूंगा तो उसको मैं प्लस ए बी बार क्रॉस ए डी बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रीजन, सिंस ए बी बार क्रॉस ए डी बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डी बार क्रॉस ए बी बार। ओके ओके, चलो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए बी बार क्रॉस ए डी बार। और ए बी बार क्रॉस ए डी बार ध्यान से देखो है क्या, ए बी बार क्रॉस ए डी बार एडजेसेंट साइड्स है, और एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस से क्या आता है? वेक्टर एरिया आता है, किसका? पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 टाइम्स वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए सी बार क्रॉस ए डी बार बी डी बार। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 को यहाँ भेज दो, तो हाफ इंटू ए सी बार क्रॉस बी डी बार। मजा आया, सुकून मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 के डायरेक्टली फॉर्मूले से ही क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको डायगोनल वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो कभी भी अगर डायगोनल वेक्टर दिए हों तो उसका एरिया निकालने के लिए क्रॉस करके मैग्नीट्यूड ही निकालो, लेकिन उसका आधा कर दो। तो जैसे आप लोग क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल के उसका आधा कर दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कब? जब डायगोनल्स दिए हों। एडजेसेंट साइड दिए तो सिर्फ क्रॉस करो, आधा ज्यादा मत करो। ठीक है, ओके। तो ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे हम लोग, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट के ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, नीचे ए बार के कंपोनेंट्स 3 -1 -2, बी बार के कंपोनेंट्स -1 3 -3। ओपन करो इसको, आई कैप -1 इंटू -3 +3 माइनस 3 इंटू -2 -6 माइनस जे कैप 3 इंटू -3 -9 -1 -2 +2, बट फॉर्मूले वाला माइनस तो रहेगा ही ना, प्लस के कैप 3 3 जा 9 1 1 जा 1। तो आपका आंसर आ गया 3 + 6 9 आई कैप -9 -2 +11 जे कैप +8 के कैप। तो ए बार क्रॉस बी बार का आप निकाल लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √9 का स्क्वायर +11 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। तो अंदर आ जाएगा 81 + 121 + 64। तो 121 + 81 आ जाएगा 202, और 202 में 64 जोड़ोगे तो आ जाएगा 266। तो 266 को आप लोग थोड़ा बाहर निकाल सकते हो तो निकाल लो। नहीं निकाल सकते ना, इसे निकालना चाहिए था। कुछ गलती तो नहीं हुई ना? ठीक है, -9 -2 -11, ठीक है यार, सब तो ठीक ही है। ठीक है, कोई गलती होगी तो पता चली जाएगी अभी जब आंसर चेक करूंगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल ए बार एंड बी बार is given by 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स √266 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें बोला है ए बार बी बार सी बार डी बार 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ए बार बी बार के इक्वल नहीं है, बी बार सी बार के इक्वल नहीं है, सी बार डी बार के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो सिंस ए बार बी बार सी बार डी बार आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर, तो इससे हमने क्या मतलब निकाला? इससे हमने ये मतलब निकाला कि भैया ए बार जो है वो बी बार के इक्वल नहीं है, और ए बार जो है वो बी बार के इक्वल, सी बार के इक्वल, डी बार के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा,
हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बार माइनस डी बार बी बार माइनस सी बार के पैरेलल है और दो कंडीशन यहाँ पे दी है, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो उससे पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है वो अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग हैं सभी, तो ए बार माइनस डी बार की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और ना ही बी बार माइनस सी बार की वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है, राइट। दोनों की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब प्रूफ करने जाएंगे हम लोग तो उसमें फैक्टर्स बनेंगे, तो फैक्टर्स जब बनते हैं तो अगर वो जीरो रहते हैं तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ये तो इसलिए जीरो नहीं होंगे। बाकी आप ये लिखना भूल जाते हो तो चलेगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 100 मार्क्स आ रहा होगा तो दिक्कत होगी, वरना चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उठा लेते हैं दोनों केसेस और कोशिश करते हैं प्रूफ करने की। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है कंडीशन ए बार क्रॉस बी बार जो है वो सी बार क्रॉस डी बार के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन 1, ओके। और ए बार क्रॉस सी बार जो है वो इक्वल है बी बार क्रॉस डी बार के, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमें प्रूफ करना है ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार, मतलब बी बार माइनस सी बार और ए बार माइनस डी बार, यही है ए बार माइनस डी बार पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, ए क्रॉस डी सी क्रॉस डी, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी माइनस सी पैरेलल है ए माइनस डी के, ठीक है। मतलब बी में से सी माइनस हो रहा है, ओके। मतलब सी माइनस बी बोल दो या बी माइनस सी बोल दो, बात वही है। तो बेसिकली हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 में से मैं क्या करता हूँ 2 में को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देयरफॉर जो a क्रॉस b है उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a क्रॉस c, और यहाँ पे जो c क्रॉस d है उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा b क्रॉस d, ठीक है। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, मतलब a बार आ रहा है कॉमन और इसका क्रॉस हो रहा है b बार माइनस c बार से, और यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, मतलब c बार माइनस b बार अंदर आ रहा है और d बार आ रहा है कॉमन, लेकिन राइट की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में गड़बड़ी मत कर देना वरना आंसर गलत आ जाएगा, ओके ओके। अभी क्या करें, क्या कर सकते हैं अभी, एक चीज कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, ठीक है, माइनस सी बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब देखो प्रूफ में हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत है ए बार माइनस डी बार और बी बार माइनस सी बार की। तो बी बार माइनस सी बार हमारे पास यहाँ है, अगर यहाँ भी बना दे तो हमारा फैक्टर बन रहा है, मतलब फिर हम लोग इसे कॉमन ले लेंगे। और देखो ए बार माइनस डी बार भी यहाँ पे बन रहा है, तो बस हमें क्या करना है, इसे बी बार माइनस सी बार बनाना है, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार इज इक्वल्स टू 0। लेकिन हम लोग तब तक डी बार को कॉमन नहीं ले पाएंगे इसके साथ जब तक ये दोनों सेम लॉ ना बने, मतलब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसे भी लेफ्ट बनना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या करना होगा, हमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा, तब डी बार को हम लोग इस तरफ लिख पाएंगे, ठीक है। देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार प्लस फिर से माइनस हो जाएगा माइनस डी बार बी बार माइनस सी बार, और ये बीच में क्रॉस है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख दो सिंस बी बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार जो है वो इक्वल आ रहा है माइनस टाइम्स डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार के, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने ऐसा किया है। तो ए बार माइनस डी बार यहाँ पे एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया बी बार माइनस सी बार, और इन दोनों का क्रॉस 0 आ रहा है। तो कभी भी अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 आता है तो एंगल कितना होता है, 0। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल रहने चाहिए। तो देयरफॉर ए बार माइनस डी बार शुड बी पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार। आप लोग स्टेटमेंट में लिखना, ये मैंने शॉर्टकट मारा है, ठीक है। आप लोग यहाँ स्टेटमेंट में लिखना देयरफॉर वेक्टर ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू वेक्टर बी बार माइनस सी बार। समझ में आ गया ना कैसे करना था। तो आसानी है यार, थोड़ा बहुत बस साइन का ध्यान आप लोगों को रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 तो आसान है, 12 तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए बार इज इक्वल्स टू आई जे के, आई एम जस्ट किडिंग, और सी बार इज इक्वल्स टू जे माइनस के, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर बी पता करो जिसके लिए दो कंडीशन दी है। तो देखो अगर कभी भी आप लोगों को कंडीशन एक से ज्यादा दे दे, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन दे दे और आपको कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर पता करने बोले, जैसे इसमें डॉट बी 3 दिया है और ए क्रॉस बी बराबर सी दिया है, तो मतलब इसमें आपको बी पता करना है और दो कंडीशन दी है। तो जब भी आपको एक से ज्यादा कंडीशन दे दे और कोई एक वेक्टर पता करने बोले तो ऑलवेज अज्यूम दैट वेक्टर, हमेशा आपको उस वेक्टर को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट
वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आपकी मर्जी, आप क्या अज्यूम करना चाहते हो। कुछ लोग अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप भी अज्यूम करना पसंद करते हैं। ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप भी पसंद कर सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज्ड है, तो इसीलिए वो नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन आपकी मर्जी है, लेकिन आपको वेक्टर बी को अज्यूम कर लेना है। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको कंडीशंस का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, उससे वेक्टर बी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है जेई में, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल मतलब 14 शिफ्ट में एग्जाम हुआ 14 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वेक्टर से हमेशा एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 में से एक तो ऐसा रहता ही है। ठीक है, तो कंडीशन का यूज करना है और एक्स वाई जेड पता करना है। पहली कंडीशन का यूज करते हैं जिसमें बोल रहा है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू सी बार। ठीक है, ठीक है, तो ए बार क्रॉस बी बार करना है, तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे करोगे, ये हो गया आई जे के, यहाँ पे ए का कंपोनेंट आएगा जो कि है 1 1 1, यहाँ पे बी का कंपोनेंट आएगा जो कि है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू है सी बार। अब डिटर्मिनेंट ओपन करो तो आई कैप कॉमन, 1 जेड जा जेड माइनस वाई, ठीक है, माइनस जे कैप, 1 जेड जा जेड माइनस 1 एक्स जा एक्स प्लस के कैप, 1 वाई जा वाई 1 एक्स जा एक्स। सी बार क्या दे रखा है, सी बार दे रखा है जे माइनस के। ठीक है, इसका मतलब जेड माइनस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर जो z माइनस वाई की वैल्यू है वो 0 आ रही है, और यहाँ पे j पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे j 1 है, और यहाँ पे माइनस अंदर भेजो तो माइनस जेड प्लस एक्स, माइनस जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब x माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और साथ ही y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब y z के बराबर है। ठीक है, और कोई हेल्प हो पाई, नहीं हो पाई, तो अब दूसरी कंडीशन पे जाओ। ठीक है, सिंस a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 3, तो a बार क्या है आपका i प्लस जे प्लस के, b बार क्या है आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, वाई जे कैप जेड के कैप इज इक्वल्स टू 3। डॉट प्रोडक्ट करो, 1 एक्स जा एक्स, 1 वाई जा वाई, 1 जेड जा जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है। तो अब इन 4 इक्वेशंस का यूज करके आपको 3 वेरिएबल्स निकालने हैं। तो y की जगह z डाल दो, क्योंकि y जो है वो z के इक्वल है। सो सिंस y इज इक्वल्स टू z फ्रॉम 1, अब आप बोलोगे 1 कहाँ है, आंखें बंद करो, आंखें खोलो, ये देखो यहाँ है। ठीक है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, देखो यहाँ से आ गया, y माइनस एक्स 1 है ना, -1 है ना, पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को एक्स वाई मिल जाएगा, और जैसे ही एक्स वाई मिला तो y तो z के ही बराबर है, तो पूरा वेक्टर ही मिल गया आपको बेसिकली। सब्ट्रैक्टिंग कर दो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये खत्म, 2y और 1y हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 2, मतलब y की वैल्यू है 2/3, मतलब z की भी वैल्यू क्या है 2/3। अब x की वैल्यू निकाल दो, तो x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x बराबर 1 प्लस वाई है, मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस 2/3, मतलब ये आ जाएगा 5/3, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। सो देयरफॉर वेक्टर बी क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया x आई कैप मतलब 5/3 आई कैप प्लस y जे कैप मतलब 2/3 जे कैप प्लस z के कैप, z की भी वैल्यू y के ही बराबर रहेगी, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वेक्टर पता करना हो और एक से ज्यादा कंडीशंस हो, तो उसमें हमेशा आप लोगों को उसको अज्यूम करना है, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको उसी प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें आपको ए बार अज्यूम करना है। सो लेट ए बार आपने अज्यूम कर लिया, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये आपने अज्यूम कर लिया ए बार। चलिए, अब आपको निकालना है ये सारा टर्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ए बार क्रॉस आई निकाल लेता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से। ऊपर क्या आएगा आई जे के, फिर क्या आएगा ए के कंपोनेंट्स, ए के कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड, फिर आएगा आई का कंपोनेंट, तो आई का कंपोनेंट सिर्फ 1 है, तो आई का कंपोनेंट 1, जे के का कंपोनेंट है नहीं तो 0 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो आई बार के साथ 0 आ जाएगा, जे बार के साथ माइनस जेड आ जाएगा, और के बार के साथ माइनस वाई आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसको इसमें पुटअप कर दो, बस दैट्स इट। सो देयरफॉर ए क्रॉस आई की जगह लिख दिया आपने जेड जे कैप माइनस वाई के कैप प्लस 2 टाइम्स ए बार की जगह लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और माइनस लिख दिया 5 जे कैप और बराबर 0। सो देयरफॉर जेड जे कैप माइनस वाई के कैप
प्लस 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप। ठीक है, ठीक है, -5j कैप बराबर 0। अब आई कैप वालों को साथ में कर दो, तो आई कैप वाले साथ में हो जाओ, तो अंदर बचेगा 2x और बस 2x ही बचा, तो ये 2x आई कैप आया। ठीक है, अब प्लस जे कैप वालों को साथ में कर दो, तो जे कैप z 2y और -5, तो z प्लस 2y -5 और बाहर आ गया जे कैप, प्लस के कैप वालों को साथ में कर दो, तो के कैप वाले क्या क्या है, के कैप वाला यहाँ पे -y है और प्लस 2z है, तो 2z -y के कैप, और सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। 0 मतलब 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, राइट। तो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स जो 2x की वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। z प्लस 2y -5 की भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब 2y प्लस z की वैल्यू 5 है। ठीक है, 2z -y की भी वैल्यू 0 है, तो इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व कर लो। तो क्या है दूसरा इक्वेशन, 2z -y बराबर 0। समझे ना, के कैप वाले को जब इक्वेट किया तो 2z -y 0 आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4z -2y 0 है और 2y प्लस z 5 है, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो 5z बराबर 5 आया, मतलब z बराबर 1 आ जाएगा। और अगर z 1 है तो y की वैल्यू देखो 2 आ रही है। ठीक है, अब कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, 2 × 1 -y बराबर 0, तो 2 बराबर y, तो y बराबर 2, तो xyz मिल गया। देयरफॉर a बार इज इक्वल्स टू 0 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 के कैप, मतलब a बार है आपका 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका a बार। ठीक है, तो आसानी था यार ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 14 भी आसान है। 14 तो यार कितने बार जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, उसका आंसर फिक्स है, या तो 45 डिग्री या तो 135 डिग्री। ठीक है, बट इस केस में ए डॉट बी लेस देन 0 दिया, इसका मतलब 45 डिग्री। चलो बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ये तो मैंने ओरली बता दिया, लिख के बताता हूँ कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड दिया है, हाँ मैग्नीट्यूड दिया है, सो देयरफॉर ये उठा लो, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, और इधर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर ए डॉट बी हमारा नेगेटिव है ना, ए डॉट बी हमारा नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस ए डॉट बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, सो देयरफॉर अच्छा इसको ऐसे लिख लो, माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अच्छा ये मॉड नहीं है ना, ये मैग्नीट्यूड है, मॉड में मत कंफ्यूज होना, ये मैग्नीट्यूड है, वरना आप बोलोगे माइनस कैसे आ गया, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा 0 है, 0 से कम है ना, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ये आ गया माइनस साइन थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा आएगा ना, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो -1 बराबर टेन थीटा आ गया। टेन थीटा -1 कब होता है, फिलहाल 1 तो π/4 पे होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री याद ही होगी, पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर ये इक्वल टू आ जाएगा tan 3π/4 के, तो इसका मतलब tan कट जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 3π/4। तो एक बात हमेशा याद रखना, इसका दो ही आंसर आता है, या तो 45 डिग्री या तो 135 डिग्री। तो कभी भी अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो 45 डिग्री, नेगेटिव है तो 135 डिग्री। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था तो माइनस के साथ खुला, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव के साथ खुलता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आने का चांस बहुत ही रेयर है। ठीक है, बट हमें सॉल्व करना है। ऐसे हम लोग कई सारे बकवास क्वेश्चंस कर चुके हैं, जैसे प्रूफ करो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, फिर ट्रेपीजियम का मीडियन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो वैसे ये भी एक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम लोग ग्राफिकली जाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई रे है एक्स और यहाँ पे ओरिजिन, एक्स एक्सिस और ओरिजिन ये तो रहना ही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है ओ ए और ये एंगल बना रहा है -अल्फा, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो -अल्फा, और ऊपर एक एंगल है ओ बी, एक वेक्टर है ओ बी जो एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट ओ ए का मैग्नीट्यूड बराबर ओ बी का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, हमने मान लिया कि ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और एंगल एक्स ओ ए कितना है -अल्फा, और एंगल एक्स ओ बी कितना है, बीटा। ठीक है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी निकालते हैं हम लोग। तो ओ ए क्रॉस ओ बी निकालने के लिए हमें वेक्टर ए की जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे।
ध्यान से बताओ मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, अगर हम वेक्टर ए ओ ए क्या होगा हमारा, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी बी ए बार एंड बी बार। ठीक है, हम लोग इनके पोजीशन वेक्टर ए बार और बी बार मान चुके हैं। तो ए बार और बी बार निकालने के लिए हमें क्या इसके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम रहने चाहिए ना, कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे तभी तो वेक्टर आएगा। अच्छा, तो ए का कोऑर्डिनेट बताओ क्या क्या होगा। तो अगर ध्यान से मैं देखो इसको बाहर निकाल दूं तो ये हो गया ओ ए और ये एंगल है माइनस अल्फा, इस ट्रायंगल को कर दो पूरा। ठीक है, और ये वैल्यू 1 है। अच्छा, तो जरा मुझे बताओ साइन माइनस अल्फा क्या होगा। साइन माइनस अल्फा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब ये सामने वाली लाइन, सामने वाली लाइन कितनी है, सामने वाली लाइन को एक्स ए मान लो। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो सामने वाला लाइन हो गया पी ए। ठीक है, तो सामने हो गया ये हम लोगों का पी ए, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो पी ए अपॉन ओ ए, तो साइन माइनस अल्फा क्या होता है। ठीक है, तो साइन माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा होता है। और हमें पता है कि जो ओ ए है, ओ ए वो तो 1 है, तो इसका मतलब पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी ए की वैल्यू हो गई 1। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पी ए है, ये जो पी ए है, इन्होंने जो ये पिया है, ठीक है, ये जो पी ए है, ये पी ए बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है। ध्यान से देखो, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो बेसिकली ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस साइन अल्फा है। अच्छा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस माइनस अल्फा क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये, तो ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कॉस माइनस अल्फा जो कि आ जाएगा एक्स अपॉन 1 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस माइनस अल्फा होता है कॉस अल्फा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया कॉस अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस साइन अल्फा। देयरफॉर ओ ए बार बता दो क्या आ जाएगा, ओ ए बार आ जाएगा कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो बी के लिए जब सॉल्व करोगे तो इसमें दोनों पॉजिटिव आएगा, तो आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, तो ये आएगा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, ठीक है, सो देयरफॉर जो वेक्टर ओ बी बनेगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर देना, सॉल्व करना नहीं है आपको। ठीक है, दिखाना नहीं है इसको सॉल्व करके, आपको डायरेक्टली लिखना है इस चीज को, मार्क्स नहीं मिलेंगे ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है, ये बस समझने के लिए था। तो आप लोग जब इस ट्रायंगल में लगाओगे साइन थीटा, तो साइन बीटा आएगा अपोजिट दैट इज एक्स। ठीक है, एक्स अपॉन दैट इज, सॉरी, अपोजिट दैट इज वाई अपॉन 1। ठीक है, आई थिंक ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। राइट, हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकालते थे, ये ओ, ये बी और ये पी, तो बेसिकली ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये चीज है 1। ठीक है, और ये चीज है बीटा, तो साइन बीटा क्या आएगा, साइन बीटा आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वाई अपॉन 1, मतलब वाई कोऑर्डिनेट आएगा साइन बीटा। सही तो था यार, तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा साइन बीटा और एक्स कोऑर्डिनेट आएगा कॉस बीटा। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा था मैं। और ऐसे ही आप लोग जब कॉस बीटा निकालोगे तो आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन 1, तो एक्स आया कॉस बीटा। चलो इसी बहाने बता दिया तुम्हें, क्या मतलब ये मेरी प्लानिंग थी। ओके, तो हमें ओ बी मिल गया, अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं। देयरफॉर ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए क्रॉस ओ बी कर दोगे तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में आई जे के कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 1, सॉरी 0, के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है ना, 0, इधर कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा, तो आई कैप के साथ ओपन करो 0 आएगा, माइनस जे कैप के साथ ओपन करो 0 आएगा, के कैप के साथ ओपन करोगे तो कुछ कुछ आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा। ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं है, माइनस कॉस बीटा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो प्लस साइन बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ओपन किया और कुछ नहीं। अच्छा, जब ओ ए क्रॉस ओ बी करोगे तो यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इंटू साइन थीटा इंटू के कैप। के कैप क्यों, क्योंकि आप ओ ए देखो एक्स वाई प्लेन में है, ओ बी देखो वो भी एक्स वाई प्लेन में है, आप अगर ओ ए देखो तो वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, सिंस ओ ए एंड ओ बी लाइज इन एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर जो इनका क्रॉस करने पे जो डायरेक्शन आएगा, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चीज रहती है और उन दोनों का क्रॉस कर दें तो डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में ना, तो इसीलिए यहाँ पे के कैप आया है, समझ रहे हो ना। ओ ए कहाँ एक्स वाई प्लेन, ओ बी कहाँ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई में जब भी क्रॉस करोगे तो जेड नहीं आएगा, राइट, तो इसलिए के कैप आया है। तो यहाँ पर भी के कैप है, तो के कैप से के कैप खत्म। अच्छा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा क्या है हमारा, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी।
तो वेक्टर OA और OB के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा OA का मैग्नीट्यूड 1, OB का मैग्नीट्यूड 1 और थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखो प्रूफ हो गया, कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको रीअरेंज कर लो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो सिंस थीटा बिटवीन OA एंड OB इज अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस अल्फा क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो कलेक्टिवली अगर टोटल एंगल देखेंगे तो वो माइनस में नहीं देखेंगे हम लोग। अरे मेरे भाई ये बताओ मुझे, समझ लो नीचे एंगल दे रखा है -30 का और ऊपर एंगल दे रखा है 20 का, तो टोटल मैं तुमसे पूछूंगा तो -10 बताओगे क्या? -10 थोड़ी है एंगल। अगर एंगल -10 है तो इसका मुंह इतना ज्यादा क्यों खुल रहा है? अगर एंगल -10 है तो इसका मुंह इतना ज्यादा क्यों खुल रहा है? इतना ज्यादा मुंह खुलने का मतलब एंगल कितना रहना चाहिए? 50 ना। तो जब भी हम लोग कलेक्टिवली लेते हैं तो ऐड करते हैं दोनों को। साइन जो माइनस है वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज चला है, जो माइनस साइन है वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज चला है, ये नहीं बता रहा है वो कि एंगल नेगेटिव है। एंगल तो नेगेटिव होता ही नहीं है, पहली बात तो एंगल नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ बता रहा है कि क्लॉकवाइज चला है। अब आप बोलोगे अगर ये नेगेटिव नहीं लेना था तो हम लोगों ने साइन में क्यों लिया, कॉस में क्यों लिया? ये भी रीजन पूछ सकते हो आप लोग। तो देखो उसका रीजन सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे थे, हम सिर्फ OAP की बात कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर केस में तो ये एंगल नेगेटिव है, ठीक है। मतलब नेगेटिव मतलब क्या? माइनस साइन के साथ है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। वरना हम लोग क्या ले सकते थे? अगर पॉजिटिव, अगर मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेना था तो आप लोग 360 माइनस अल्फा ले सकते थे, तो साइन 360 माइनस अल्फा अगेन माइनस साइन अल्फा ही आता। बट अगर कलेक्टिवली हम OA और OB के बीच का एंगल देखें तो OA और OB के बीच में एंगल जो है वो 50 का आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से वेक्टोरियल मेथड से इसको आप लोगों को करना था, तो थोड़ा लेंदी हो गया बट ठीक है छाप लो। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं, वो भी लेंदी है, मतलब 16वां क्वेश्चन बहुत चिंदी है, लेकिन उसको करने का मेथड जो है ना, थ्योरी जो है ना, वो थोड़ी लेंदी है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है 2 लाइन जिनका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो डायरेक्शन रेशियो करते क्या है? डायरेक्शन रेशियो आपको उस पर्टिकुलर लाइन का सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपकी लाइन ऐसे है तो डायरेक्शन रेशियो आपको बताएंगे कि ये इस डायरेक्शन में, अगर आप इसका वेक्टर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, या तो ये पूरा ऐसा आ सकता है, या तो पूरा भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये छोटा सा ही पार्ट हो। जैसे ये आपकी लाइन है, ठीक है, तो इसका अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो देखना है तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या? उस लाइन का डायरेक्शन दिखाने वाला पॉइंट, ठीक है, या फिर वेक्टर बोल सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों को क्या दिखाता है? उस लाइन का डायरेक्शन दिखाता है। ये आप लोगों को और समझाऊंगा मैं लाइन एंड प्लेन में, टेंशन मत लो, पूरा अंदर उतार दूंगा लाइन एंड प्लेन आपके, ठीक है, पूरा एकदम मतलब जहन में आ जाएगा आपके। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज पता करना है उन लाइन्स पे। ये दोनों लाइन का परपेंडिकुलर जो लाइन है वो लाइन हमें पता करनी है। मतलब बेसिकली ये सपोज आपकी लाइन A है, ये सपोज आपकी लाइन B है, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली। तो आप इसको वेक्टर A बनाओ, इसको वेक्टर B बनाओ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ठीक है। तो क्या करना है आपको? बेसिकली इन दोनों का क्रॉस करना है, सिंपल। सो लेट A बार इज इक्वल्स टू -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। B बार इज इक्वल्स टू -3i कैप -4j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको कुछ माना नहीं था तो हमने खुद से A बार B बार मान लिया, ठीक है। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी गिवन बाय, कैसे देंगे हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो? A क्रॉस B करके। तो A क्रॉस B कर दो और यहाँ पे हो गया I J K, ठीक है। कंपोनेंट्स -2 1 -1 -3 -4 1, आई एम सॉरी, I कैप 1 1 जा 1 -4 -4 जा +4, तो 1 -4 माइनस j कैप -2 1 जा -2 -3 -1 जा +3, तो -3 फॉर्मूले का माइनस भाई, प्लस k कैप -2 -4 जा +8 -3 1 जा -3, ये आ गया -3i कैप +5j कैप +11k कैप। तो इसका मतलब A क्रॉस B वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पे। तो 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो लेके हमने उसके परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया है। देयरफॉर द DRs आर, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हैं -3, 5, 11। सिंपल, वैसे इसे भी कर दो। लेट A बार बराबर i कैप +3j कैप +2k कैप और B बार बराबर -i कैप
प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। देयरफॉर ये लाइन कॉपी कर लेना, ये लाइन सेम टू सेम कॉपी कर लेना, ए बार क्रॉस बी बार। तो यहाँ पे आ गया आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो ये 1 3 2 माइनस 1 1 2, सॉल्व करो आई कैप के साथ, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 माइनस जे कैप 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 के कैप 1 1 जा 1 3। तेज तो नहीं हो गया? डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा था मैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा था, तो बोलना मत तेज हो गया, ठीक है। 6 माइनस 2 4, तो 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। अरे भैया, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज आर 4 माइनस 4 4, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना रहता है। तो लेंदी तो नहीं था यार, सिंपल था, शायद वो कोई और क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि लेंदी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सिमिलर है जैसा 5.3 में था क्वेश्चन नंबर लास्ट या फिर सेकंड लास्ट। क्या करना रहता है, एक वेरिएबल को दो वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके इसमें डालना होता है, और फिर उसके बाद तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जो भी बोला रहता है वो करना रहता है। तो इसमें परपेंडिकुलर बोला है, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा। जैसे पिछले बार दो वैल्यूज आए थे 8 0 27 और एक 0 5 माइनस 33, ऐसा कुछ आया था ना, दो वैल्यू। तो बेसिकली इसमें परपेंडिकुलर बोल दिया है, तो अब की बार हमें क्या करना होगा, उनका डॉट करके 0 इक्वल करना होगा, और फिर कहीं ना कहीं से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमेशा परफॉर्म कर लो। क्या है पहला स्टेप, कि एक वेरिएबल को दो के टर्म्स में लिख के इसमें डाल दो। तो आपकी मर्जी है, जैसे मैं इनको निकाल लूं, तो सी एन की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस ए एल माइनस बी एम, और उसके बाद सी को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए एल माइनस बी एम अपॉन सी। अब इस एन की वैल्यू को मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, एफ एम एन की जगह आ गया माइनस ए एल माइनस बी एम अपॉन सी, प्लस जी एन एन की जगह आ गया माइनस ए एल माइनस बी एम अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय एल, प्लस एच एम एल बराबर 0। ओके ओके, तो ओपन कर दो ब्रैकेट को, उससे पहले पूरे इक्वेशन में सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ बचा एफ एम माइनस ए एल माइनस बी एम प्लस जी माइनस ए एल माइनस बी एम इंटू एल प्लस एच सी एम एल, ठीक है। ओके, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दो, देखो क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है माइनस एफ एम ए एल माइनस एफ बी एम स्क्वायर माइनस जी ए एल स्क्वायर एल एल, ये वाला एल भी है ना, तो एल 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 स्क्वायर और ये जी है, फिर माइनस जी एल बी एम प्लस एच सी एम एल बराबर 0। तो मेन वेरिएबल यहाँ पे आपको एल और एम दिख रहे हैं, राइट। तो एल एम के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। प्लस जी ए एल स्क्वायर प्लस जी बी एल एम माइनस एच सी एल एम बराबर 0। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये पर्टिकुलरली दो क्वांटिटीज क्वाड्रेटिक है, तो अगर मुझे एल में क्वाड्रेटिक बनानी है तो एल को पहले लिख दो, ये हो गया ए जी एल स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें से आप एम एल कॉमन ले सकते हो, एम एल कॉमन लेते ही अंदर बचेगा ए एफ प्लस बी जी माइनस एच सी, और एल एम आ गया कॉमन, तो एल एम मैंने बाहर कॉमन लिख रखा है, और यहाँ पे बचा एफ बी एम स्क्वायर आई एम सॉरी बराबर 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्वाड्रेटिक बना देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एल बाय एम, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे। अब आप बोलोगे ये हम कैसे सोचेंगे, प्रैक्टिस करके जाओ, सोच नहीं पाओगे वहां पे, गारंटी मैं लेता हूँ। किसकी गारंटी, सोच नहीं पाओगे वहां पे, ठीक है। आप एग्जाम में ये चीजें नहीं सोच सकते कैसे करना है, तो घर से प्रैक्टिस करके जाओ। अगर ऐसा 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब हाँ चांस रहेगा कि सोच पाओगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व किया था, अब की बार हम लोग अलग तरीके से करेंगे। क्यों, क्योंकि अब की बार क्वाड्रेटिक एल बाय एम के टर्म्स में बन रहा है, राइट। तो एल एम स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ए जी एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस एल बाय एम, यहाँ अंदर है ए एफ प्लस बी जी माइनस एच सी, और यहाँ पे हो जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू 0। समझा ना, पूरे इक्वेशन में एम स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये वाला एम स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे नीचे एम स्क्वायर आया, यहाँ पे नीचे एम स्क्वायर आया, तो इस एम से एक एम कैंसिल होके एल बाय एम बचा। तो बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक बन गया इन टर्म्स ऑफ एल बाय एम, ठीक है, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। रूट्स क्या क्या होंगे इसके, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एल बाय एम, ठीक है, ठीक है।
तो दो रूट्स इसके क्या होंगे, एक होगा L1 बाय M1 और एक रूट होगा L2 बाय M2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा FB अपॉन AG, राइट। ये क्या आएगा, ये आएगा FB अपॉन AG C अपॉन A। तो L1 L2 अपॉन M1 M2 की वैल्यू क्या आ गई, L1 L2 अपॉन M1 M2 की वैल्यू आ गई FB अपॉन AG। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करीब तो पहुंच रहे हैं प्रूफ के, F अपॉन A और G अपॉन B। यहाँ से F अपॉन A और G अपॉन B आ तो रहा है। तो अभी जब आप लोग इसको L अपॉन N के टर्म्स में निकालोगे तो चाहिए आप लोग सॉल्व कर देना, या तो मत सॉल्व करो। देखो सिंपल है, आपको क्या क्या मिल चुका है, देखो FB अपॉन AG मिल गया है ना, तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करो। ये देखो, ये FB अपॉन AG को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, माइंड मत करना। देखो F अपॉन A इंटू B अपॉन G था ना, ठीक है, तो ये हो गया F अपॉन A और ये हो गया B अपॉन G, मतलब G अपॉन B। तो इस B अपॉन G को मैं इस साइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा G अपॉन B। तो G अपॉन B L1 L2 इज इक्वल टू F अपॉन A M1 M2 आ गया। ठीक है, तो G अपॉन B L1 L2 F अपॉन A M1 M2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, देखो पुट करके सॉल्व भी कर लेते हैं, पता ही चल जाएगा क्या आएगा। ठीक है, तो अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हम लोगों को, पिछली बार हमने इनपुट किया था ना, अब की बार हम लोग m डाल देते हैं। ठीक है, m को रिप्लेस कर देते, तो m के लिए आ जाएगा माइनस AL माइनस CN अपॉन B, राइट, माइनस AL माइनस CN अपॉन B। तो m की जगह जब हम लोग ये चीज डाल देंगे तो हम लोगों का जो न्यू क्वाड्रेटिक बनेगा उससे हम लोगों को एक और वैल्यू मिलेगी, तो चेक करेंगे क्या है। फिलहाल ये तो नंबर 1 है। ठीक है, तो m की जगह ये डाल दो हर जगह, तो FN m की जगह आ गया माइनस AL माइनस CN अपॉन B प्लस GNL, तो GNL प्लस HL m की जगह आ गया माइनस AL माइनस CN अपॉन B। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन में B से मल्टीप्लाई कर दो, तो FN माइनस AL माइनस CN प्लस GBNL प्लस HL माइनस AL माइनस CN बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस AFNL माइनस FCN स्क्वायर प्लस GBNL माइनस AHL स्क्वायर माइनस HLCN बराबर 0। पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस AHL स्क्वायर माइनस का प्लस FCN स्क्वायर बराबर 0 माइनस का प्लस AFNL माइनस GBNL, ठीक है, प्लस HLCN। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, L बाय N के टर्म्स में अगेन क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, उससे पहले यहाँ से NL कॉमन ले लो, तो AHL स्क्वायर, ठीक है, AHL स्क्वायर प्लस यहाँ से NL कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा AF माइनस GB प्लस HC। फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें वैसे भी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट देखने हैं। ठीक है, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो L1 L2, ठीक है, L1 L2 अपॉन N1 N2 की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C अपॉन A, मतलब FC अपॉन AH आएगा, राइट। F अपॉन A H अपॉन C, तो F अपॉन A को यहीं रहने दो, H अपॉन C को इस साइड भेज दो, देयरफॉर H अपॉन C L1 L2 इज इक्वल्स टू आ रहा है F अपॉन A N1 N2। ये हो गया नंबर 2। ठीक है, सिंस इन दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी रेशियो को इक्वल टू लैम्बडा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो मेरे पास जगह तो कम है, तो ठीक है, कोशिश तो करते हैं। देखो, देयरफॉर H अपॉन C L1 L2 इज इक्वल्स टू F अपॉन A M1 M2 N1 N2। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया प्रोडक्ट तो 0 आना है क्योंकि सारे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंस DCs आर परपेंडिकुलर देयरफॉर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। समझ गए ना, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। L1 L2 की जगह मैं डाल सकता हूँ C अपॉन H F अपॉन A N1 N2। ठीक है, और फिर उसके बाद M1 M2 की जगह मैं डाल सकता हूँ L1 L2। नहीं, दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली हमें इसके लैम्बडा के डिपार्ट में लिखूं कहाँ यार। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, L1 L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 L2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L1 L2 इज इक्वल्स टू L1 L2 के नीचे हम लोग F अपॉन A ले लेते हैं। ठीक है, L1 L2 अपॉन F अपॉन A इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस L1 L2 के नीचे हमने F अपॉन A ले लिया और इस H अपॉन C को समझ लो वहां भेज दिया। ठीक है, ये इक्वल है
m1 m2 अपॉन इस g अपॉन b को इसके नीचे भेज देता हूँ, ये आ गया m1 m2 अपॉन में g अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल्स टू n1 n2 के नीचे मैं भेज देता हूँ h अपॉन c, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा n1 n2 अपॉन h अपॉन c। इन सभी को इक्वल ले लो लैम्बडा के, ठीक है, इसको दे दो नंबर 3। ओके, तो अब यहाँ से देखो L1 L2 की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्बडा टाइम्स f अपॉन a, तो ये आ गया लैम्बडा टाइम्स f अपॉन a। m1 m2 की वैल्यू आ रही है लैम्बडा टाइम्स g अपॉन b, और n1 n2 की वैल्यू आ रही है लैम्बडा टाइम्स h अपॉन c बराबर 0। लैम्बडा 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 कॉमन तक कट गया, देयरफॉर f अपॉन a प्लस g अपॉन b प्लस h अपॉन c बराबर 0 आ गया। तो कैसे किया हम लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन सभी कर पाओगे जब घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे। हमने पहले n बराबर डाला तो हमें ये वैल्यू मिली, फिर हमने m बराबर पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिली। अब हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर दिया लैम्बडा के, ठीक है, यहाँ से L1 L2 अपॉन f अपॉन a लिया तो वो इक्वल आया c अपॉन h n1 n2 के, तो इस c अपॉन h n1 n2 को मैंने लैम्बडा मान लिया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये देखो, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है, क्योंकि L1 L2 यहाँ भी है, L1 L2 यहाँ भी है, तो ये बेसिकली दोनों के दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने L1 L2 M1 M2 N1 N2 अलग से निकाल के इक्वल पुट कर दिया लैम्बडा के, क्यों, क्योंकि उनकी यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है। और फिर उसके बाद रिजॉल्व कर लिया। तो आप लोग इसको 2 बार प्रैक्टिस करो, अभी जैसे वीडियो स्टॉप करो, इसकी 2 बार प्रैक्टिस करो, रट्टा मारो, ठीक है, रट्टा मारो चाहिए तो 2-3 बार करो, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे एग्जाम में जब घर से प्रैक्टिस करके जाओगे। हो सकता है मिसलेनियस में और हो सकता है और प्रैक्टिस मिले। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वैसे तो यार ये लाइन एंड प्लेन का कंसेप्ट है, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि शायद समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है तो ज्यादा टेंशन मत लेना, 6.2 में दोबारा से यही चीज आएगी। ओके, चलो। इफ पॉइंट A that is 1, 2, 3 and B 4, 5, 6 are 2 points, then find foot of perpendicular from B to the line joining the origin and point A। मतलब यहाँ पे एक लाइन है जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रही है पॉइंट A के साथ, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट B है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, मतलब जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लो ये पॉइंट M है, तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, फ्रॉम पॉइंट B टू द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट B टू द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट A, ये हो गया BM हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5, 6, M के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, मान लो X, Y, Z, ये है ओरिजिन 0, 0, 0 और ये है पॉइंट A 1, 2, 3, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से M के कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ अगर हम लोग निकाल सकें तो MB वेक्टर का AM वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अच्छा, तो हमें क्या टारगेट करना है, हमें बेसिकली किसी तरीके से निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। तो सिंपल तरीका है यार निकालने का, देखो कैसे। पहले वेक्टर OM बना दो, ठीक है, वेक्टर OM बना दो और वेक्टर OA बना दो, वेक्टर OM बना दो और वेक्टर OA बना दो, ठीक है। सो लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। देयरफॉर OM बार इज इक्वल्स टू बन जाएगा x माइनस 0 i कैप, y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप, ठीक है, z माइनस 0 k कैप। तो यार देखो हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है जो कि 6.2 में बताऊंगा, बट फिलहाल ये अभी के लिए ध्यान में रख लो, ठीक है। और OA वेक्टर क्या बनेगा, OA वेक्टर बनेगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो OM, MA ये सब कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। सिंस OM एंड OA वेक्टर OM एंड वेक्टर OA आर कोलिनियर, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर है। देयरफॉर इनका रेशियो इक्वल होगा, मतलब x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k होगा। अरे भैया कोलिनियर का मैंने एक और चीज बताई थी ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू K। तो x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3 इक्वल टू K। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई K, y की वैल्यू आ गई 2K, z की वैल्यू आ गई 3K। तो ये हमने निकाल दी x y z के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमने x y z निकाल लिया बेसिकली K, 2K, 3K। अच्छा, अब किसी तरीके से हम लोग वेक्टर BM बना लेते हैं, ओके, वेक्टर BM बना लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं OA के साथ,
एम के साथ क्यों नहीं, एम के साथ कर लो, तुम्हारी मर्जी। मैं ओए के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर ओए थोड़ा आसान है, और एम बनाओगे तो वो 1 माइनस के आई कैप, 2 माइनस 2 के जे कैप, थोड़ा हार्ड बनेगा, लेकिन आंसर उससे भी आएगा। तो हम लोग वेक्टर एम भी बना लेते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ओए के साथ, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तुरंत हमें के की वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही हमें के मिलेगा तुरंत यहाँ पे के डाल देंगे, हमें पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। चमका थोड़ा बहुत, नहीं चमका तो कोई बात नहीं, लाइन प्लेन में एकदम फुल फील के साथ सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देयरफॉर जो वेक्टर ए एम है, सॉरी वेक्टर बी एम है, वेक्टर बी एम क्या बनेगा, वेक्टर बी एम बनेगा एम बार माइनस बी बार, मतलब के माइनस 4 आई कैप प्लस 2 के माइनस 5 जे कैप। समझ रहे हो ना वेक्टर कैसे बन रहा है, ऐसे, प्लस 3 के माइनस 6 के कैप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, देयरफॉर बी एम प्लस बी एम डॉट ओ ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बी एम के क्या है कोऑर्डिनेट्स, के माइनस 4 आई कैप, ठीक है, के माइनस 4 आई कैप प्लस 2 के माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के माइनस 6 के कैप। इसका डॉट मुझे करना है ओ ए के साथ, मतलब के कैप, सॉरी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ, ठीक है। क्या करना है, 0। तो आई कैप वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, तो के माइनस 4 इंटू 1 के माइनस 4, 2 के माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 के माइनस 10 प्लस 3 के माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 के माइनस 18 बराबर 0। तो के 4 के 5 के 5 के 9 के 14 के, माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 32 बराबर 0। तो के की वैल्यू आ गई देखो 32/14, मतलब 16/7। सो देयरफॉर एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए के, 2 के, 3 के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में जब हम 6.2 सीखेंगे तो उसमें मैं दोबारा से रिपीट करूंगा ये सब, तो वहां पे आप लोगों के पास एक और मौका होगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अच्छे से समझ सको, और वहां पे मैं प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा। मतलब कंसेप्ट तो यही है, लेकिन हाँ वहां पे कोलिनियर ओलिनियर वाला खेल नहीं रहता है, मतलब कोलिनियर करके आपको नहीं करना रहता है, डायरेक्टली हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो क्या तरीका है, कैसे करना रहता है, वो तो मैं बताऊंगा ये अगले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप लोग बाकी 17 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पेशली 17 वाले की, क्योंकि 17वां आ सकता है। देखो 15वां आए ना आए, लेकिन 17वां आ सकता है, और 16वां भी आ सकता है। 16वां इंपॉर्टेंट है ज्यादा, और बाकी शुरू के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन 15 हो गया, ये क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5.4 खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सीखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।